मैं आपका दोस्त संदीप बागड़ी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा, जैसे हम मुग़ल काल पढ़ रहे थे, मुग़ल काल के बारे में मैंने आपको शॉर्ट नोट से वो करवा रहा था। किसके पर्पज़ से करवा रहे थे? हम रीडमेंस के पर्पज़ से कर रहे थे, क्योंकि मुग़ल काल में से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो ये शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं साथ साथ में, क्योंकि जब लास्ट में आप रिवीजन करेंगे तो बहुत काम आएंगे। आपको 4 या 5 पेज में आपका मुग़ल काल अब पूरा हो जाएगा और मेन वो बातें बताई जा रही है जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। जैसे ही मुग़ल काल पूरा हो जाता है, राजाओं के बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं, वैसे इनकी जानकारियाँ जैसे ही पूरा हो जाता है उसके बाद जो पीछे एग्ज़ामों में क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल प्रेस कर ले, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर अकबर के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा था, उससे पहले बाबर के बारे में पढ़ा था। बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर। तो जिस प्रकार मैंने बताया था कि हुमायूं की 1556 में मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह नामक एक महल था, उसने बनवाया था हुमायूं ने। उसी महल की सीढ़ियों से गिरते हुए हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, जब दीन पनाह नगर से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो उस समय अकबर उस समय कहाँ था? उस समय अकबर दोस्तों कालानौर नामक स्थान पे था, पंजाब में था। ये वहाँ अभियान चला रहा था। तो ये पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछा जा सकता है कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, या फिर ये पूछा जा सकता है कि अकबर का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो पहला तो ये पूछा जा सकता है कि अकबर का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर के पास जैसे ही ये समाचार पहुंचता है कि दिल्ली में बादशाह ख़त्म हो गए, तो जैसे ही ख़त्म होने का समाचार है वो अकबर के पास पहुंचता है कि मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने, कहते हैं, कालानौर नामक पंजाब में स्थान है, वहीं पर उन्होंने क्या करी, 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक करवा लिया था। अकबर का 14 फरवरी 1556 को क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर पंजाब में हुआ था। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अकबर ने कौन कौन से सैन्य अभियान किए थे। अकबर के बारे में थोड़ी सी डिटेल, अपने अभियानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अकबर, जैसे ही मैंने बताया कि अकबर जब 14 फरवरी 1556 में राजा बना था, उस समय देखिए कि अकबर का जो जन्म है अक्टूबर 1542 में इसका जन्म हुआ था। अक्टूबर 1542 में जन्म हुआ था। और कितने साल का राजा बना है? देखो, ये 14 साल का, मात्र 14 साल की आयु में क्या बन गया था? राजा बन गया था। 14 साल की आयु में क्या बन गया? राजा बन गया था अकबर। अब ये एक अनपढ़ शासक भी था, ये भी ध्यान रखना कि अकबर एक सहिष्णु शासक तो था साथ में, और साथ में क्या था? अनपढ़ शासक भी था। और इसने अपना सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था अनपढ़ होने के बाद भी। तो अकबर जब 14 साल की उम्र में था तो इसका जो संरक्षण करता था, क्योंकि अकबर इतने बड़े राजपाट को संभाल नहीं पाता, इसका संरक्षण कर रहा था इस समय एक व्यक्ति का आपको ध्यान रखना है, नाम बैरम खां। बैरम खां आपको नाम ध्यान रखना है। और ये बैरम खां, मैंने आपको बताया था कि हुमायूं जब भारत से बाहर अमरकोट में था, उस समय बैरम खां, ईरान वालों ने सौंपा था इसको, भारत विजित करने में सहायता करी थी बैरम खां ने। उसी समय से ही अकबर उसकी संरक्षण में काम कर रहा था, बैरम खां के संरक्षण में। तो बैरम खां के संरक्षण में था। तो ये पहला अकबर के द्वारा जो अभियान, कौन कौन से अभियान करता है देखो। पहला अकबर का अभियान था पानीपत का दूसरा युद्ध। अकबर ने पहला कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का दूसरा युद्ध। अब दोस्तों, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? मुगल वंश के राजा बाबर, मतलब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। भारत में मुगल वंश की नींव किस युद्ध के बाद रखी गई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 ईस्वी में। और दूसरा जो युद्ध है वो लड़ा गया 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। ये दूसरा जो पानीपत का युद्ध है वो किस किस के बीच में लड़ा गया? देखो, एक तरफ तो अकबर था और दूसरी तरफ कौन था? हेमू था। अब दोस्तों, इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखो दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है तो अकबर उस समय कालानौर नामक स्थान पे था। दिल्ली की गद्दी खाली हो चुकी है। तो दिल्ली की सीट जैसे ही खाली हुई, मुगलों के दुश्मन कौन थे भारत में? अफगान थे। तो उसी समय अफगान आदिल शाह का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? हेमू था। क्या नाम था? हेमू था। हेमू हिंदू था और इसने विक्रमादित्य की क्या धारण करी थी? उपाधि धारण करी थी। ये भी ध्यान रखना है, विक्रमादित्य की उपाधि आज से पहले हेमू के साथ में अगर बात करें तो 14 राजाओं ने
विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है। तो हेमू ये माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम हिंदू बादशाह था हेमू। हेमू ने क्या किया दोस्तों कि दिल्ली की गद्दी को जब दिल्ली हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो हेमू ने क्या किया, खुद को दिल्ली का स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। क्योंकि ऐसा, क्योंकि हेमू को पता था कि हुमायूं मर चुका है और अब वो छोटा बालक है। कि वो छोटा बालक कौन था? अकबर। किसके बारे में बात हो रही है? छोटा बालक था अकबर। अकबर छोटा बालक है और यही मौका पाकर हेमू ने खुद को दिल्ली का स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। जब ये बात हेमू ने ये घोषणा करवा दी कि आज के बाद दिल्ली का बादशाह मैं हूँ और किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो मुझसे आके मिल लें। अब ये समाचार में सुबह पेपर में छप गई हेमू की जैसी राजा बना, तो मीडिया वाले तो आपको पता रहते ही हैं। मीडिया वाले ने हेमू से पूछा, हाँ महाराज जी आपको राजा बनने के बाद कैसा लग रहा है, और पूछा तो हेमू ने कहा, देखो जी आज के बाद दिल्ली का बादशाह मैं ही हूँ, अगर किसी को दिक्कत परेशानी है तो वो मुझसे बात करे। तो ये खबर जैसे ही अकबर ने सुबह सुबह पढ़ी पेपर में तो अकबर का माथा खराब, क्योंकि अकबर ने कालानौर नामक स्थान में क्या कर लिया था, अपना राज्याभिषेक करवा लिया था। भी मैं बादशाह हूँ, और वास्तविकता में अकबर बादशाह था, क्योंकि इसके पिताजी की मृत्यु हुई तो वारिस उसका बादशाह बनेगा। तो जी अब इसी समय इसके साथ संरक्षण में था, बैरम खां के संरक्षण में था। तो बैरम खां ने कहा, देखो जी कोई दिक्कत नहीं, इसकी समस्या हम मेटेंगे। तो अकबर और बैरम खां दोनों हेमू के पास आते हैं। तो महाराज जी समस्या थी। हेमू बोले, बताओ समस्या क्या है? बोले, समस्या तू ही तो है, सबसे बड़ी समस्या ही तू है। दोनों के बीच में युद्ध होता है दोस्तों, ध्यान रखना। अकबर जो युद्ध लड़ रहा था वो बैरम खां के संरक्षण में लड़ रहा था, क्योंकि ये तो मात्र 14 साल की आयु का था इस समय। तो बैरम खां के संरक्षण में युद्ध लड़ रहा था, और इस युद्ध में बैरम खां या फिर अकबर की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। ध्यान रखना है, पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो अभियान करेगा अकबर 1561 ईस्वी में। 1561 ईस्वी में मालवा का अभियान करेगा। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अकबर राजा 1556 में बनता है। अकबर राजा कब बनेगा? 1556 में राजा बनेगा दोस्तों। 1556 में राजा बनेगा और 1605 ईस्वी तक राजा रहेगा अकबर। ठीक है, अब 1556 से थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ अकबर का, सीधा अभियान से पहले थोड़ी सी आपको झलक। 1556 से लेकर 60 तक ये 4 साल तो बैरम खां के संरक्षण में रहा था। 4 साल तक बैरम खां के संरक्षण में, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब बैरम खां चाहता वैसे ही अकबर करता था। 60 से लेकर 62 तक 2 साल, ये 2 साल अकबर का पेटीकोट का शासन माना जाता है, या फिर पर्दा शासन माना जाता है। पेटीकोट का शासन, महामनगा का शासन था इस समय ये। तो उसके बाद ये अकबर खुद अपने हाथों में अपना पूरा प्रशासन लेता है और बाकी काम बाद में करता है। तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा जो अभियान था दोस्तों, मैंने बताया कि पहला जो अभियान था 1556 में लड़ा गया, बैरम खां के संरक्षण में था, क्योंकि 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में था। 61 में जो युद्ध लड़ा गया था, मालवा का अभियान था, वो खुद ने लड़ा था अकबर ने। वो किसने लड़ा था? खुद ने, अकबर ने लड़ा था। ठीक है, तो ध्यान रखना, अकबर का खुद का नेतृत्व वाला अभियान है वो मालवा का अभियान था 1561 में। ये बाज बहादुर के खिलाफ था। मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर था। आपको तो ये ध्यान रखना है, पहला अभियान 1556 में पानीपत का, दूसरा अभियान मालवा का अभियान 1561 में लड़ा था। तीसरा अभियान था दोस्तों गोंडवाना की विजय। एक गोंडवाना की दोस्तों MP का एक दुर्ग था गोंडवाना, और वहाँ शासन कर रहा था कौन? वीर नारायण। वीर नारायण ये बच्चा ही था, वीर नारायण उस समय बाल्यावस्था में शासन कर रहा था। इसकी संरक्षिका कौन थी? दुर्गावती थी, रानी दुर्गावती वीर नारायण की क्या थी? संरक्षिका थी। वीर नारायण की संरक्षिका कौन थी? रानी दुर्गावती थी। जैसे मेवाड़ इतिहास में हम पढ़ते हैं कि विक्रमादित्य राजा था उस समय, रानी कर्मावती उसकी क्या थी? संरक्षिका थी। तो इसी प्रकार गोंडवाना में वीर नारायण की संरक्षिका कौन थी? रानी दुर्गावती थी। ऊपर की तरफ से लड़ने आया था आसफ खां की सेना आई थी गोंडवाना पर विजय करने के लिए। तो रानी दुर्गावती ने, इसी सेनापति का नेतृत्व खुद रानी दुर्गावती ने किया था, और अपने अंतिम सांस तक रानी दुर्गावती लड़ती रही थी मुगलों के साथ में। रानी दुर्गावती ने अपनी जो अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, और रानी दुर्गावती कहते हैं, रानी दुर्गावती घायल हो जाती है। रानी दुर्गावती को जैसे ही घायल होती है तो रानी दुर्गावती ने अपने सेनापति से कहा था कि आप मुझे मार दीजिए, मैं मुगलों के हाथों नहीं मारना चाहती। तो सेनापति ने इसे मारने से मना कर दिया।
रानी दुर्गावती ने खुद ने अपनी तलवार से ही अपनी खुद की हत्या कर ली थी दोस्तों। तो ये गोंडवाना की विजय थी। गोंडवाना में अकबर का अधिकार 1564 में हो गया था। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हम बात करें, उसके बाद राजपूताना की बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपके ये रहेगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि राजपूताना के इतिहास की हम बात करेंगे। राजपूतानाओं से एक पेपर में लगभग ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि राजपूत और मुगलों के संबंध के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का मेन जो अभियान राजपूतों के खिलाफ है वो किस प्रकार रहा, इसका रवैया। दोस्तों कहा जाता है कि अकबर के साथ सबसे पहले आमेर रियासत के शासक बारमल ने अपनी आमेर रियासत के शासक आमेर में कछवा राजवंश शासन कर रहा था। कछवा राजवंश का शासक था भारमल। और जब ये राजस्थान का इतिहास हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अब तो इतना ध्यान रखना है कि आमेर का रियासत का राजा भारमल था, जिसने सबसे पहले अकबर की फिर मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। और अधीनता स्वीकार नहीं करी, इसने अधीनता स्वीकार करते हुए इसने क्या कर लिए थे, वैवाहिक संबंध भी मुगलों के साथ बनाए थे। इसने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह वो किसके साथ कर दिया था, अकबर के साथ कर दिया था। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगलों के साथ संधि करने वाला प्रथम राजपूत रियासत पूछ सकते हैं, बोले तो आमेर, या फिर पूछ सकते हैं राजा का नाम पूछे तो भारमल बता देना, ठीक है। अब इसी आमेर के राजा भारमल की सहायता से फिर कहते हैं अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि मेड़ता का जो राजा था जयमल मेड़तिया, इसने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो 1562 में इस पर आक्रमण कर देता है और जयमल मेड़तिया आपको पता है भागकर कहाँ चला जाता है, मेवाड़ में चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें मेवाड़ के बाद, मेड़ता के बाद दोस्तों मेन जो आता है मेवाड़ रियासत। ऐसे तो मारवाड़ रियासत में भी उसका आक्रमण हुआ था कि रावचंद्र सेन था मारवाड़ रियासत का राजा। रावचंद्र सेन ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। लेकिन मेन आपको मेवाड़ रियासत का देखो दोस्तों, क्योंकि उस समय जब 1567 में आक्रमण करा था उस समय राजा था उदय सिंह। अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया 1567 ईस्वी में। शासक उदय सिंह था। उदय सिंह कहते हैं उसी जयमल और फतेह सिंह को चाबी सौंप कर खुद मेवाड़ चला गया, खुद गोगुंदा चला गया था। कौन? उदय सिंह। और कहते हैं जयमल और फतेह दोनों कहते हैं वीरता के साथ मुगल सेना के साथ लड़े थे और वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इस युद्ध जीतने के बाद में कहते हैं ये जो 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अकबर ने, इस युद्ध को जीतने के बाद अकबर की सेना ने, अकबर ने आदेश दिया कि यहाँ पर कत्लेआम कर दिया जाए सबका। तो कहते हैं उसी समय कहते हैं बच्चे और बुजुर्ग का कहते कत्लेआम किया गया था। और ये अभियान है वो अकबर का एक कलंकित अभियान है वो माना जाता है। ये भी ध्यान रखना है, अकबर का एक कलंकित अभियान माना जाता है। कौन सा? मेवाड़ का, चित्तौड़गढ़ का आक्रमण 1567 ईस्वी में किया गया था। इस अभियान में कहते हैं बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बूढ़े, इन सबको कहते हैं मार दिया गया था। उसके बाद देखो दोस्तों, उदय सिंह का पुत्र जो राजा बना महाराणा प्रताप, उसके साथ अकबर का संघर्ष रहा, काफ़ी समय तक संघर्ष रहा। उसको समझाने के लिए 4 संधि दूत भेजे थे अपने, उसमें मेवाड़ रियासत में, उसका पूरा डिटेल से जिक्र करेंगे। तो 18 जून 1576 में लड़ा गया युद्ध। ये 21 जून भी तारीख मिल सकती है आपको गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसमें लड़ा गया था। एक तरफ महाराणा प्रताप था, दूसरी तरफ अकबर खुद नहीं आया था, अकबर का सेनापति आया था मान सिंह। और ये मान सिंह कौन था? ये मान सिंह है वो आमेर रियासत का था। आमेर रियासत का राजा था मान सिंह, जो जब बारमल, मैंने बताया था बारमल ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो बारमल का पोता था मान सिंह। तो महाराणा प्रताप के सामने सेना लेकर कौन आया था? मान सिंह और आसफ खां दोनों आए थे। मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। और इधर महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप की अरावल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो हकीम खां सूरी कर रहा था। ये ध्यान रखना है, अरावल सेना का मतलब होता है कि जो सेना लड़ती है उसकी अग्रिम जो टुकड़ी होती है, आगे लड़ने वाली टुकड़ी, उसकी नेतृत्व हकीम खां सूरी कर रहा था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और हाथी कौन था? राम प्रसाद था। इसी राम प्रसाद को कहते हैं अकबर ने, मान सिंह ने इसको पकड़ लिया था और बाद में मुगल दरबार में ले जाया गया था। इसका नाम अकबर ने बदल कर पीर प्रसाद कर दिया था। और ये हाथी ऐसा था, कहते हैं मुगलों के दरबार में जाने के बाद इसने अन्न जल त्याग दिया था और अन्न जल त्यागने से इसकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। गुजरात अभियान के बारे में बात करेंगे। उसके बाद 1572 में अकबर ने 1572 में गुजरात अभियान किया। दोस्तों ये एक अभियान है, अकबर के लिए महत्वपूर्ण अभियान था। इस अभियान पर कहते हैं सूरत पर अभियान करता है मुजफ्फर शाह थर्ड, इसका यहाँ का राजा था उस समय। अकबर ने पहली बार कहते हैं ट्राम्बे नामक स्थान पर, ट्राम्बे महाराष्ट्र की, समुद्र के दर्शन करता है। गुजरात अभियान दोस्तों जब कर रहा था तो उसी समय ही अकबर ने समुद्र के दर्शन करे। और अकबर देखते इतना बड़ा समुद्र, बाप रे बाप, इतना बड़ा समुद्र। तो इस समुद्र को देखने के बाद अकबर के मन में ये आया कि यार इतना बड़ा समुद्र है, ये पता नहीं कितने हज़ारों सालों से होगा यहाँ,
और मैं तो आज राजा बना हूँ, आज मुझे लोग जानते हैं, आज मेरे से डरते हैं, कल को मैं नहीं रहूँगा तो मेरे को कौन जानेगा। तो इस अभियान को देखकर या फिर समुद्र को देखकर अकबर के मन में आया कि मैं ये ऐसा कोई काम करूं जो दुनिया मुझे याद करे। तो 1570 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवा रहा था अकबर। तो इसी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा निर्माण करवाया था किसने? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाएगा कौन दोस्तों? अकबर। तो दोस्तों ध्यान रखना है, बुलंद दरवाजे का निर्माण है वो किस अभियान के बाद करवाया था? तो गुजरात अभियान के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाएगा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। उसके बाद उसने बिहार को जीता, बिहार पर आक्रमण, बंगाल पर आक्रमण किया, अभियान किया। उसके बाद दक्षिण भारत में चला गया था। अकबर ने दक्षिण भारत पर कुल कई अभियान करे, जिसमें खानदेश है, दौलताबाद है, अहमदनगर का अभियान है और असीरगढ़ का अभियान है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अभियान रहेगा असीरगढ़ का, क्योंकि ये अंतिम अभियान आपको ध्यान रखना है कि पहला जो अभियान था हम पढ़ते हैं कि पानीपत का प्रथम अभियान था, उसके बाद मालवा का खुद के संरक्षण में खुद में लड़ा था, और अंतिम असीरगढ़ का अभियान था। और एक अहमदनगर का जो अभियान लड़ा गया था वहाँ चांद बीबी ने उसका नेतृत्व कर रही थी। तो चांद बीबी का मकबरा पूछा जाता है कई बार, ये ध्यान रखना, चांद बीबी का मकबरा कहाँ है? तो अहमदनगर में बना हुआ है। ठीक है, तो ये मेन इसके अभियान हो गए अकबर के। एक बार आपको देख लेने, दोबारा देख लो। सबसे पहले अकबर के अभियानों में पानीपत का अभियान आता है, पानीपत का अभियान हो गया, फिर मालवा का अभियान, फिर गोंडवाना का अभियान, फिर राजपूताना में बात करें आमेर रियासत, मेड़ता रियासत, मेवाड़ रियासत और हल्दी घाटी का युद्ध। उसके बाद गुजरात का अभियान, गुजरात अभियान से क्या हुआ? बुलंद दरवाजे का निर्माण। और दक्षिण भारत में ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके सैन्य अभियान। अब हम बात करेंगे इसके प्रशासनिक सुधार की। जो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है वो यहाँ से। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशासनिक सुधार, इसने क्या क्या काम किए। ये 3 तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। लगातार 1562 में दास प्रथा का अंत, 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त, 1564 में जजिया कर समाप्त। ये देखो दोस्तों, 1562 में दास प्रथा मतलब हो गया, दास जो कौन होते थे? युद्ध भूमि में जो हार जाते थे उनके सैनिकों को गिरफ्तार बंदी बना लिया जाता, उन्हीं को दास कहा जाता। 63 में तीर्थ यात्रा सबसे ज़्यादा कौन जाते थे? हिंदू जाते थे। तो 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। उसके बाद 64 में क्या हो गया? जजिया कर समाप्त। 64 में क्या कर दिया? जजिया कर समाप्त कर दिया। 70 में क्या किया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण। ये 3 क्रम से आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में आएगा तो लगातार ये ऑप्शन में मिलेंगे। तो दास प्रथा 62 में, 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया कर, 70 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाएगा। 75 में इबादत खाने की स्थापना करेगा। और 1580 में दहसाला पद्धति मतलब भू राजस्व पद्धति, टोडरमल जो इसका भू राजस्व मंत्री था टोडरमल, और अकबर के नवरत्नों में शामिल था ये। इसने भू राजस्व पद्धति में एक दहसाला पद्धति का निर्माण किया था। तो 1580 में किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और 1582 में, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीन ए इलाही एक धर्म की शुरुआत करी थी अकबर ने। दीन ए इलाही एक धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने करी थी 1582 में। और एक इतिहासकार था विनसेंट स्मिथ। ये इतिहासकार विनसेंट स्मिथ ने इस दीन ए इलाही धर्म को तौहीद ए इलाही धर्म का है। तौहीद ए मतलब इस धर्म, दीन ए इलाही धर्म की क्या तौहीन बताई इसने? इस्लाम धर्म की तौहीन बताई दीन ए इलाही धर्म को। किसने बताया था? तो ये बताया था विंसेंट स्मिथ ने। अब उसके बाद बात करेंगे अकबर के नवरत्नों की। अकबर के कुल कितने नवरत्न थे? 9। अकबर से पहले दोस्तों एक मौर्य वंश का राजा था, उसने भी गुप्त वंश का राजा था, उसने नवरत्न थे उसके दरबार में भी। तो लेकिन अब हम बात करें अकबर के जो 9 नवरत्न थे वो कौन कौन थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। निम्न में से अकबर का नवरत्न नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना। देखो इसकी ट्रिक है बात बात में MDH। तो बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से टोडरमल, बी से फिर भगवंत दास, फिर ए से अब्दुल रहीम खान खाना, फिर टी से तानसेन का वास्तविक नाम था रामतुन पांडे, फिर टी से एम से दोस्तों मान सिंह, फिर डी से दो प्याजा मतलब मुल्ला दो प्याजा, एच से हाकिम हुकुम। तो ये कुल नवरत्न हो गए। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या पूछा जा सकता है? अकबरनामा किसने लिखी? कि मैंने जैसे बताया कि कौन सा मुगल शासक था जो अनपढ़ था, तो वो अकबर ही था जो अनपढ़ था। उसने क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था, या फिर इसको आईने अकबरी, ये खुद ने नहीं लिखा, ये किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा, जो एक इसका नवरत्न था। और अबुल फजल का संबंध किससे है दोस्तों? राजस्थान से, ये भी ध्यान रखना। अबुल फजल का संबंध किससे है? राजस्थान से।
अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा कहाँ बना है? सिकंदरा, आगरा में बना हुआ है। अकबर का मकबरा कहाँ बना हुआ है? सिकंदरा, आगरा में बना हुआ है। और अकबर ने एक दुर्ग बनवाया था, मैगजीन दुर्ग, जिसको अकबर का किला भी कहते हैं, अजमेर के अंदर बनाया, जिसे शस्त्रागार भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय यहीं पर क्या था? शस्त्रागार था। तो ये कुल मिला के आपका अकबर दोस्तों टॉपिक पूरा हो गया है। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनसे बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। और ये आपको 2-3 बार एक बार तो लिख लेना है, उसके बाद रिवीजन कर लेना है। और ये PDF है, मैं वो टेलीग्राम में सेंड कर दूँगा। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ ये PDF है, वो शॉर्ट नोट्स की जैसी कोई PDF होती है, मैं तुरंत में टेलीग्राम में भेज देता हूँ। वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।